नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे, खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की खास सुर्खियों पर। तो आपको बता दें, पहले वो बड़ी खबरें आपको बताएंगे, एक एक कर सभी सुर्खियां आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके बाद न्यूज रूम लाइव में खबरों की शुरुआत करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी एनआईए के डीजी जो कश्मीर पहुंचे थे। आज श्रीनगर में उनकी बैठक जारी है, क्योंकि कल वो पहलगाम पहुंचे हुए थे, पहलगाम में गए थे, वहां पर उस इंसिडेंट्स का पूरा वहां पर जो जायजा है वो लिया है। आज उनकी बैठक अभी अभी श्रीनगर में चल रही है। अगली बड़ी खबर रहेगी जिस पर बातचीत करेंगे, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एक बार फिर से नापाक हरकत करते हुए वहां पर सीज फायर का वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है और अपनी नापाक हरकतों को फिर से अंजाम दिया है। जैसलमेर में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और किसी मामले के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होगी और पूरा मामला साफ हो जाएगा कि पूरा किस मामले में वो फंसा हुआ था या किस वजह से गिरफ्तारी हुई है, और अगर गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी। आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान और आतंकवाद को चेतावनी दी है कि अब आपको हम खत्म करेंगे। एक एक इंच पर जहां पर भी आतंकवाद है उसे जड़ से खत्म करने की अब बारी आ गई है, वो समय आ गया है। राफेल जगवार से एयरफोर्स जो है वो अपनी ताकत दिखाएगी। ये एक बहुत बड़ा शो होगा उत्तर प्रदेश में, जो एक बड़ी उपलब्धि भी है सरकार के लिए। पूरी जानकारी बताएंगे कि इस शो में क्या कुछ खास होगा, कैसे इस कार्यक्रम को वहां पर प्रायोजित किया गया है, इसमें क्या नजारा देखने को मिलेगा, ये जानकारी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर आपको बताना चाहेंगे, एनआईए के चीफ कश्मीर के दौरे पर हैं। कल वो पहलगाम गए थे, पहलगाम में वहां पर जो इंसिडेंट्स 22 अप्रैल को हुआ था उसका जायजा लिया और फिलहाल अभी श्रीनगर में बैठक भी जारी है। देखिए, श्रीनगर में एनआईए के डीजी बैठक कर रहे हैं, ये बड़ी इस वक्त अपडेट आ रही है। समीक्षा बैठक कर रहे हैं एनआईए के डीजी और उनके साथ और भी एनआईए के जो बाकी लोग हैं, जो पूरी टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है, मौजूद है। अधिकारियों के संग एनआईए की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कल वेस्टर्न का डीजी ने दौरा किया था, जहां पर ये हमला हुआ था आतंकवादियों की तरफ से पहलगाम के अंदर श्रीनगर में। अभी फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर बैठक चल रही है, जिसमें एनआईए के डीजी खुद मौजूद हैं, एनआईए के मुखिया खुद मौजूद हैं। कल वहां पर पहुंचे हुए थे। कल उन्होंने पूरे स्थल का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद एक 3D मैपिंग वहां पर की गई। 3D मैपिंग के साथ साथ कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई और हर तरह से, हर पहलू से उस पूरे इंसिडेंट्स को जानने की कोशिश की। आज फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि समीक्षा बैठक है। इस पूरे हमले को लेकर समीक्षा होगी, बातचीत होगी। जो सबूत वहां पर जुटाए गए हैं, जो वहां पर एंगल्स पूरे इस हमले को लेकर लिए गए हैं, उनकी बारीकी से जांच होगी, गहनता से जांच होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि एनआईए ने ये पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि आतंकवादी वहां पर किस तरह से पहुंचे और क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला था, बहुत बड़ा ये इंसिडेंस हुआ था 22 अप्रैल को, जिस दिन आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कई सारे पर्यटकों को मार गिराया था। एक कश्मीर का युवा भी इसमें मारा गया था, जो लोकल था, जो स्थानीय था। तो कुल मिलाकर इस हादसे ने, इस इंसिडेंस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश में एक गुस्सा, आक्रोश नजर आ रहा है। भारत ने इसके मद्देनजर कई कदम भी उठाए, पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो चाहती है वो जनता को कब मिलेगा, वो आम लोगों को कब मिलेगा, उस और फिलहाल सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और प्रयासरत भी नजर आ रही है। चलिए, इमरान नाइको इस वक्त श्रीनगर से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। इमरान, एनआईए के डीजी कल ही कश्मीर पहुंचे हुए थे, कश्मीर के श्रीनगर, उसके बाद वो पहलगाम भी गए। पूरा मामला वहां पर जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर पहुंचे, पूरी जांच पड़ताल हुई। कल का दिन और अभी जो बैठक हो रही है, क्या जानकारी आपके पास है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, ये डीजी एनआईए का मुसलसल दूसरा रोज भी आज कश्मीर के अंदर है। जिस तरह से आपने भी कहा कि कल वो पहले श्रीनगर पहुंचे थे और उसके बाद वो सीधे पहलगाम बैसारन वैली गए, उस जगह पर जहां पे ये इंसिडेंट पेश आया था। और तकरीबन 3 घंटे तक डीजी एनआईए और उनके साथ डीआईजी और आईजीपी भी मौजूद थे। एनआईए के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स, वो भी उनके हमरा
थे और तकरीबन 3 घंटे तक वहां बैसारन वैली में उन्होंने पूरे ग्राउंड की असेसमेंट की और ये जानने की कोशिश की कि ये हमला जो है किस तरह से हुआ था और जो मिलिटेंट कहां से आए थे, किस तरह से वो वहां से बाद में निकले और कुल मिलाकर 3D मैपिंग की गई वहां पे और साथ साथ जो आई विटनेसेस है उनके भी जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए और कुल मिलाकर हर एक एंगल से जिस तरह कि हर इस इंसिडेंट के या इस अटैक के हर एंगल को जांचा गया और उसकी एसेस की गई और सारी जो एविडेंस है फॉरेंसिक जो उसको भी जो है एग्जामाइन किया गया और कुल मिला के इस हमले के बाद की जो सारी सिचुएशन है उसको डीजी एनआईए ने जो है रिकॉर्ड किया है और उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल्स के साथ वहां साउथ कश्मीर के अंदर अनंतनाग में भी एक हाई लेवल एक मीटिंग भी की और फिर बाद में वो श्रीनगर पहुंचे और अभी आज वो श्रीनगर में है और यहाँ पे भी वो श्रीनगर के अंदर टॉप ऑफिशियल्स के साथ जिसमें एनआईए के टॉप ऑफिशियल्स के साथ साथ जो दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जम्मू कश्मीर पुलिस है या बाकी सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टॉप ब्रॉज या टॉप ऑफिशियल्स के साथ वो श्रीनगर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और कुल मिला के एक तो ये कि जो इस वक्त एनआईए इस अटैक को प्रोब कर रहा है इसकी तहकीकात कर रहा है और जिस तरह से कल पूरे दिन सारी जो एविडेंसेस है सारी जो स्टेटमेंट्स है या बाकी एंगल से रिकॉर्ड जो है वो किया गया। इमरान, एक और महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि खुद एनआईए की चीफ अगर कश्मीर में मौजूद हैं, श्रीनगर में मौजूद हैं, दूसरा दिन उनका वहां पर आज है तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से इस हमले पर निगरानी बनाए हुए हैं, पूरा कंट्रोल करके रखा है, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, हर पहलू को जांच कैसे किया जाए, हर एंगल से इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ एनआईए के हाथ जरूर ऐसा बड़ा लगा है जिसका खुलासा हो सकता है या जिस पर कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए ये सारा मामला जो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये मुल्क की सबसे जो टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और ना सिर्फ मुल्क की बल्कि पूरे वर्ल्ड की टॉप एजेंसियों में इसका शुमार होता है और जाहिर सी बात है इस अटैक के हर एंगल को एक तो देखा जा रहा है, दूसरा ये कि जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, वहाँ 3D मैपिंग की गई और जिस तरह से अभी जो एंटी मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज है या जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है, खासकर जो कुछ OGWs है या जो एक्टिव मिलिटेंट्स की तकरीबन 14 मिलिटेंट्स की जो लिस्ट कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सामने लाई थी। तो इस सारे सूरत हाल को सारी सिचुएशन को एनआईए पूरी तरह से एक तो जो आपने कहा कि मॉनिटर भी कर रही है और दूसरा ये कि इस अटैक के हवाले से जितने भी क्लू हैं उसको हासिल कर सके सो दैट कहीं ना कहीं जो इसके रिस्पॉन्सिबल है जो इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये गुनाहगारी हरकत की उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो क्या आज भी वो वहीं पर रह सकते हैं, वहीं पर बैठेंगे और अभी भी हालातों की समीक्षा करेंगे? अभी क्या प्लान है एनआईए के डीजी का? देखिए जिस तरह से मैंने कहा अभी चूंकि डीजी एनआईए श्रीनगर के अंदर है, यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं उनकी पुलिस के साथ, आर्मी के साथ, सीआरपीएफ के साथ, जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ, तमाम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ वो श्रीनगर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। एक ये कि जो अटैक के हवाले से वो प्रोब कर रहे हैं, दूसरा है कि ओवरऑल मिलिटेंसी के रिलेटेड कश्मीर की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका वो यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं और इतलात यह है कि इसके बाद वो जम्मू जाएंगे और शायद जम्मू के अंदर भी उनकी एक बड़ी हाई लेवल की एक बैठक होगी, हाई लेवल की मीटिंग होगी वहां पे ऑफिशियल्स के साथ। तो फिलहाल अभी वो श्रीनगर में है और श्रीनगर में वो यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स है वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी इमरान हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एनआईए के डीजी इस वक्त बैठक कर रहे हैं और कल वहां पर पहुंचे, बैसरन घाटी में पहुंचे, वहां पर जायजा लिया और कुछ सबूत इकट्ठा हुए हैं जिसके आधार पर अब इसका आकलन किया जा रहा है और उसके बाद ही ये प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे आगे कार्रवाई की जाएगी, कौन कौन इस तक पहुंचा है, किस किस पर आंच आएगी, किस किस पर गाज गिरेगी, ये सब एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही तय करेगी। इधर एलओसी पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया है और नियंत्रण रेखा पर देर रात पाकिस्तान ने फायरिंग की है। देखिए पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा, अखनूर सेक्टर में फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब भी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 22 अप्रैल को हुई घटना और आज 2 मई है,
पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, फायरिंग खोली जा रही है और यही वजह है कि भारतीय सेना वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आप लोग भी अलर्ट हैं, आम लोग भी तैयार हैं, डटे हुए हैं। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब भी दिया है, ये भारतीय सेना ने कहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यही वजह है कि वहां से लगातार फायरिंग हो रही है। बॉर्डर के इलाकों में लोगों को दहशत में डाला जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य घुसपैठ करवाना भी होता है। एक तरफ से सीज फायर का वायलेशन और दूसरी तरफ घुसपैठ करवाना, इन्फिल्ट्रेट करवाना, वो भी पाकिस्तान की एक मंशा रहती है। यही वजह है कि वहां पर लगातार जो सीज फायर का वायलेशन है वो हो रहा है। तो फिलहाल भारतीय सेना डटी हुई है क्योंकि ये तनाव बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बैठकें हो रही थी और अब हो सकता है एक्शन भी हो, ये भी कयास लगाई जा रही है, संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। चलिए, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान हालात भारत और पाकिस्तान के बीच और संभावनाएं क्या बन रही हैं, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। राम श्रीवास्तव जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जो अभी वर्तमान स्थिति है भारत पाकिस्तान के बीच, उसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है, कैसे एनालिसिस किया जा सकता है? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है वो तनावपूर्ण है निश्चित रूप से। पूरी दुनिया की नजरें इस पे टिकी हैं। भारत बहुत दृढ़ संकल्पित है। उसको जो है उन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री ने संकल्प दिया है, हम आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसी सजा देंगे जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। पूरा देश इस समय इंतजार करता है, वो सजा क्या होगी, कैसी होगी, कितनी खतरनाक होगी, कौन कौन उससे पीड़ित होगा। निश्चित रूप से इसमें पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल। और इंतजार कर रहे हैं हम कि कब वास्तव में सजा का प्रारंभ हो जाएगा। हेतु जो पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है नेवी को, एयरफोर्स को, थल सेना को और हमारी जो वो सेना है जो डिजिटल अटैक करती है, उन सबको अलर्ट कर दिया गया। रहा सब ग्राउंड, अगर आप जाएंगे तो 2500 जो है उन बाशिंदों को घेरे में लिया गया था। इनसे एनआईए ने पूछताछ करके करीब 150 से ज्यादा लोगों को अभी रोक रखा है। इनमें अधिकांश वो हैं जो कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने भगाकर उनकी जो जमीन पर उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। जो टारगेट किलिंग जो इस समय वहां पर चालू हो रहा था उसमें यही वो लोग हैं जिन्होंने कि विदेशी आतंकवादियों को प्रश्रय दिया है अपने निजी स्वार्थ के लिए, और अब वो जो है राउंड अप हो रहे हैं और होना भी चाहिए। क्रिकेट भविष्य में ये पता लगेगा कौन कौन से राजनेता इनके पीछे हैं, कौन कौन जो है पाकिस्तान के आईएसआई से पैसा खाकर अपना जमीन जायदाद बना रहे हैं। और निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि पूरे देश में जिस समय बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो जगह जगह झूठे आधार कार्ड के आधार पर सिर्फ वोट की राजनीति के आधार पर यहाँ आ चुके हैं, वो ही राउंड अप होंगे। आप आने में जितने भी आपके बाशिंदे उनके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे और जो नकली आधार कार्ड जाएंगे वो किसने बनाया है, क्या किया है, बड़े पैमाने पर उनको पकड़ की जाएगी और उनको वापिस एक और अभी फिलहाल जी बोलिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव। भारत ने कभी भी आगे बढ़कर हमला नहीं किया है और पाकिस्तान की हालत इस समय उसी तरह की है जैसे कि जब गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ आ रहा है, वो जो गोलीबारी कर रहा है यही उसके पैर का एक सबसे बड़ा खामियाजा होगा, सिद्ध होगा और हमको मौका देगा जिससे हम अंदर घुसकर इन नापाक हरकतों को, इनके जो कैंप हैं उनको। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, क्या हम अभी भी उस स्थिति में है कि पाकिस्तान को हम पहला वार नहीं करेंगे? ऑलरेडी पाकिस्तान ने कर दिया है इतना बड़ा हमला पहलगाम में, तो क्या अब हम उस सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब जवाब देना जरूरी है? अब इस इंतजार में नहीं रहना है कि भाई पाकिस्तान वहां से और भारत को उकसाएगा और उसके बाद भारत जवाब देगा? देखिए 1971 में जमीन चिट दे दी तो खुदा ने शाम हमारे जो उस समय सैम साहब थे आर्मी के मुखिया,
उन्होंने कहा था आप हमको उचित समय दीजिए, हमको डिसाइड करने दीजिए हम क्या करें ऐसे करें। उनको फ्री हैंड दिया गया था और उन्होंने क्या मुक्ति वाहिनी साथ में मिलकर टेक्निकल थी वो वहां पर चारों तरफ से गांव को घेर दिखाते थे और अपनी सेना आगे बढ़ती जाती। ठीक है, लौटूंगा आपके पास डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आप बने रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। जैसलमेर में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगा हुआ है। राजस्थान इंटेलिजेंस में गिरफ्तार किया है। 1 महीने पहले भी हिरासत में लिया था और एक बार फिर से राजस्थान की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने जैसलमेर की निवासी को गिरफ्तार किया है। पठान खान को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए मदद या फिर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 और तमाम बाकी जो चीजें हैं वो लगाई गई हैं। इसको गिरफ्तार करने में फिलहाल कामयाबी हाथ तो लगी है, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद बातचीत होगी और बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद है। यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप पठान खान पे लगा हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। ये जासूसी कर रहा था, ये इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, ये जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। यही वजह है कि भारत में ये बड़े हमले होते हैं, क्योंकि भारत के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश के दुश्मन बने हुए, अपने देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह के लोग हैं, लेकिन अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो राजधानी दिल्ली में हो या किसी भी राज्य में छुपा हुआ हो, उसको निकाला जा रहा है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद ताबड़तोड़ एक्शन भारत में देखे जा रहे हैं और हर प्रकार से एक्शन लिए जा रहे हैं। भारत में घुसे हुए जो पाकिस्तान के नागरिक थे, चाहे वो अवैध रूप से रह रहे थे या वीजा के साथ रह रहे थे, उन सबको पाकिस्तान लौटने के लिए कहा गया और कुछ लोगों को लौटाया भी गया है, कुछ लोगों को यहां से रवाना भी कर दिया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके आधार पर पाकिस्तान को जो है वो जवाब देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस तरह से भारत के अंदर ही ऐसे लोगों का रहना और अपनी थाली में छेद करना, ये भी कई ऐसे लोग हैं जो इस देश के दुश्मन बने बैठे हैं। इंटेलिजेंस ने फिलहाल राजस्थान इंटेलिजेंस ने पठान को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ जारी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निकल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं। और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में आया था पाकिस्तान की और पैसों के लालच दिया गया, जासूसी का प्रशिक्षण दिया गया। 2013 के बाद भी वह वहां जाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलता रहा और जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा करता रहा। भारत का रहने वाला, लेकिन बॉर्डर पर क्या हो रहा था, हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, हर वहां पर एक्टिविटी पे नजर रख रहा था और उसके बाद पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ ये साझा करता था। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक हर जगह सेना पूरी तरह से तैयार है और आईएनएस सूरत गुजरात के पोर्ट पर तैनात किया गया है। देखिए, अरब सागर में एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया है और आईएनएस सूरत को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रख दिया गया है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट किया गया है कोस्टल एरियाज के साथ में। और देखिए, आईएनएस सूरत गुजरात के पोर्ट पर तैनात किए गए हैं और यह पहली बार ऐसा हुआ है जब सूरत के हजीरा पोर्ट पर यह तैनात किया गया है। नेवी के अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। ये एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, तस्वीरें भी आपके सामने आईएनएस सूरत की, क्योंकि गुजरात के पोर्ट पर तैनात किया गया है और ये एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास भी वहां पर देखने को मिला, क्योंकि नेवी पूरी तरह से तैयार है, जल सेना तैयार है और जल के माध्यम से यानी समुद्री रास्ते से कैसे अपने आप को बचाया जाए या कैसे अगले को वार किया जाए, उसके लिए भी ये सेना पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अपने सभी आधुनिक हथियारों को, अपने सभी आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है, तैनाती की जा रही है और पाकिस्तान को यह चेताया जा रहा है कि भारत एक सक्षम देश है, भारत एक पावरफुल देश है, भारत तकनीकी रूप से बहुत सशक्त है, डिफेंस के रूप से हिसाब से बहुत सशक्त है, हर आधुनिक हथियार भारत के पास है।
लेकिन अब देखना होगा इसके क्या मायने हैं। नेवी ने जो अपने वॉरशिप है उनको अलर्ट कर दिया है। ये गुजरात के नजदीक में कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट कर दिया है। तस्वीरों में आप देख लीजिएगा, INS सूरत गुजरात के पोर्ट पर ये तैनाती का काम किया गया है। अरब सागर में एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास भी देखने को मिला है। इधर आतंकवाद पर अमेरिका का एक और बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत का साथ देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम भारत का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अमेरिकी ने पहले भी पहलगाम हमले के बाद ही ये साफ कर दिया था कि हम भारत के साथ हैं, किसी भी प्रकार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद पर यह अमेरिका का एक और बड़ा स्टैंड। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को हमारा पूरा समर्थन है। आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस का यह बड़ा बयान आया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने यह बयान दिया है और उन्होंने सीधे यह कह दिया है कि हम भारत के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हमारा पूरा समर्थन है। आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं और किसी भी प्रकार से हम आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर या वैश्विक जहर जो घोलाया जा रहा है वो नहीं होने देंगे। ग्लोबल टेररिज्म में बढ़ावा नहीं होने देंगे। यही वजह है कि अमेरिका भी इस पर चिंता जता रहा है और पहलगाम हमले के बाद उन्होंने निंदा की थी। भारत के साथ साथ कदम उठाने की बात कही गई थी। न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके अलावा इजराइल हो, रूस हो, ये तमाम ऐसे देश हैं, फ्रांस हो, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी देश हैं, सऊदी अरब, जहां पर प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे और उसी दौरान में यह हमला भी हुआ था। सऊदी अरब ने भी भारत का समर्थन किया था, ईरान ने भी भारत का समर्थन किया है। ऐसे कई देश हैं, अपने पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर जितने भी देश हैं उन्होंने समर्थन किया है और ये कहा है कि हम भारत के साथ हैं, क्योंकि टेररिज्म और ये जो आतंकवाद है ये न सिर्फ एक देश के लिए बल्कि सभी देशों के लिए खतरा है। और इसी वजह से ये फिलहाल बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और हर पावरफुल देश का, हर शक्तिशाली देश का समर्थन भी भारत को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो कूटनीतिक संबंध पिछले कुछ सालों में बनाए गए थे, कुछ कूटनीतिक रिश्ते जो डेवलप किए गए थे पिछले कुछ सालों में, उसका सीधा असर अब इस समय देखने को मिल रहा है। और जब ऐसी स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच बनती भी है तो तब ये देश भारत के समर्थन में रहेंगे। ये सीधा संकेत जो है वो दिया गया है। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आतंकवाद को सीधा करारा जवाब दिया है। दो टूक कहा है कि आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे। ये अमित शाह ने भरी रैली में कहा है। इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे, ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। आतंकवाद को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, आतंकवाद को पूरी तरह से मिटा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है, इंच इंच भूमि से आतंकवाद को निपटा देंगे। ये उन्होंने इस्तेमाल किया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी पर काम कर रहे हैं और उसी पर काम करेंगे। आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में और आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। आतंकवादियों का करारा जवाब मिलेगा। आतंकवाद को जड़ से समेत उखाड़ देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को चुन चुनकर सजा देने का संकल्प लेते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की भेंट चढ़े जिनका बलिदान हुआ, उन हमारे भाइयों बहनों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि यह क्षति, यह सिर्फ आपकी क्षति नहीं है। आपकी जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक उतना ही दुख की अभिव्यक्ति करना चाहता है जितना आप करना चाहते हैं। लेकिन इशारों में यह भी कहा है कि जो कदम सरकार ने डिप्लोमैटिकली उठाए हैं उसके अलावा भी कुछ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि कल्पना से बाहर का जवाब हम पाकिस्तान को देने वाले हैं। पाकिस्तान ने सपने में भी यह कल्पना नहीं की होगी कि भारत किस तरह का जवाब देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे पाकिस्तान को ललकारा है, कैसे दो टूक शब्दों में उन्हें सीधे यह चेतावनी दी है कि एक एक इंच
जहां जहां पर आतंकवादी छुपा होगा वहां वहां पर आतंकवादी को मार गिराया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। जनजाति समाज को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो समझौते करती है इसका पालन भी करती है। भूतकाल में कई ऐसे समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान और सीधा संकेत दे दिया है। अब जरा इधर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर बुलंदशहर में बनी देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी। देखिए, नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनी है। आज गंगा एक्सप्रेस वे पर राफेल उतरेंगे, अपना नजारा दिखाएंगे। मिराज और जगवार राफेल, जगवार से एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगी, अपना दम दिखाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से लगेंगे 250 सीसीटीवी कैमरे। एक्सप्रेस वे के किनारे वहां पर औद्योगिक हब भी बनाया जाएगा और देश में पहली बार नाइट लैंडिंग शो राफेल जगवार से एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगी। नाइट शो होगा और ये बहुत बड़ा नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। 3.50 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर देश की पहली हवाई पट्टी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे वहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे। देखिए, एयरफोर्स को आज बहुत बड़ा मौका है, वो अपना बल दिखाए और अपनी ताकत दिखाए। यही वजह है कि यह कार्यक्रम रखा गया है। शाहजहांपुर में पहली नाइट लैंडिंग वहां पर पट्टी बनी हुई है। इसमें राफेल जगवार से एयरफोर्स तक अपनी ताकत दिखाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से उस इलाके में 250 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं, जिनकी नजर से वहां पर निगरानी रखी जाएगी और मॉनिटरिंग की जाएगी। सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि एयरफोर्स के वहां पर पूरा अमला मौजूद रहेगा। एयरफोर्स के जो तकनीकी उपकरण हैं, जिसमें हवाई जहाज हैं या बाकी अन्य चीजें हैं, वो वहां पर रहेंगी। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह का ये पूरा वहां पर नजारा देखने को मिलेगा। एयरफोर्स की तरफ से जब वहां पर शक्तियां और ताकतें दिखाई जाएंगी, कैसे वो अपनी प्रदर्शनी को वहां पर रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर 250 सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए जाएंगे, जिस पर पूरी नजर बनी रहेगी, पूरी निगरानी बनी रहेगी और कोई सुरक्षा में चूक ना हो या किसी भी प्रकार की हड़बड़ी वहां पर ना हो। नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी जो है वो बनाई गई है शाहजहांपुर में, और ये पूरे देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी रहेगी, जिसमें 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी उतर सकेंगे। वायुसेना के ये लड़ाकू विमान वहां पर उतरेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली हवाई पट्टी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये नाइट लैंडिंग पट्टी बनाई गई है।
नाइट हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से 250 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस खबर से जुड़ी बता रहा हूं। योगी सरकार शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के किनारे यह औद्योगिक हब भी बनाएगी। इसी से जुड़ा वहां पर औद्योगिक हब भी बनेगा। औद्योगिक हब बनने से हजारों युवाओं को वहां पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यही वजह है कि वहां पर औद्योगिक हब का इस्तेमाल किया जाएगा, वो बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया जाएगा और वहां पर युवाओं के रोजगार के अवसर, युवाओं के रोजगार के दरवाजे भी खुलने के मौके रहेंगे। 3 एक्सप्रेसवे पर पहले से एयर स्ट्रिप बनी हुई है। नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी से जुड़ी ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको सामने है और ये देश का पहला नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कभी भी वहां पर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो हैं या लड़ाकू विमान जो हैं वहां पर उतर सकते हैं, वो अपनी प्रदर्शनी दे सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले में एक एयर स्ट्रिप बनी है। इससे जुड़ी अहम जानकारी आपके सामने है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी उन्नाव जिले में एक जो एयर स्ट्रिप है वो बनी हुई है। अलग अलग जगहों पर ये एयर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। आगे और आपको बताऊंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक एयर स्ट्रिप बनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ सुल्तानपुर में वहां पर भी एक एयर स्ट्रिप जो है वो बनाई गई है। उसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा जिले के पास एक एयर स्ट्रिप बनी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा की तरफ, इटावा जिले में वहां पर भी एक एयर स्ट्रिप जो है वो बनाई गई है। तो देखिए कैसे अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाया जा रहा है, अपनी सेनाओं को और मजबूत बनाया जा रहा है हर सेक्शन में, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, हर सेना को प्रबल बनाया जाए, हर सेना को मजबूत बनाया जाए ताकि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखे और उन परिस्थितियों में कैसे तैयार रहा जाए। देखिए जरा, राफेल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटोर मिसाइल से लैस है। अभ्यास में भाग लेने वाले जो फाइटर हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको लेकर भी जानकारी आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर से वो इनका इस्तेमाल किया गया है। यह विमान सभी मौसम में ऑपरेशन की क्षमता रखता है। कोई भी मौसम बना हुआ हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उस जगह पर भी ये सक्षम है। Su-30 MKI भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक जो है वो कहीं ना कहीं निशाना बना सकता है। ये सिर्फ ट्विन सीटर है, यानी 2 सीटर है, सिर्फ 2 सीटें इसमें रहेंगी। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। बहुत सारी मिसाइलें इसमें आ सकती हैं, जैसे ब्रह्मोस एक बड़ी मिसाइल है, उस पर भी उसको लेकर भी उड़ान भर सकता है। मिराज 2000 फ्रेंच मूल का यह विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष है और न्यूक्लियर कैपेबल भी है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इस विमान में है। MiG-29 यह तेज गति, ऊंची उड़ान और रडार चकमा देने की क्षमता वाला लड़ाकू विमान बताया जा रहा है। जो अभ्यास में भाग लेने वाले फाइटर हैं उसको लेकर जानकारी। अब जगवार की बात करें, यह ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है, जगवार जिसे कहा जाता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस यह भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विशेष बलों की तैनाती करता है। हरक्यूलिस जो है भारी ट्रांसपोर्ट कैरी कर सकता है, इसमें तैनाती हो सकती है, यानी जो जितना भी भारी ट्रांसपोर्ट है एयरक्राफ्ट का उसको इसमें तैनात किया जा सकता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसकी भी प्रमुख भूमिका है, जब आपदा हो या आपदा से राहत दिलाने की बात हो, उसमें रेस्क्यू के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान है AN-32। इससे जुड़ी जानकारी, M117V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए है। MI-17 है, माफ कीजिए, MI-17 है V5 हेलीकॉप्टर, जिसको सर्च और रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब किसी को मेडिकली वहां से इवैक्यूएट किया जाता है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। M117V5 हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन और मानव सहायता कार्यों के लिए जरूरी है, बहुउद्देशीय है और इसमें भी इवैक्यूएशन हो सकता है, इवैक्यूएट हो सकता है। किसी शख्स को या किसी भी मेडिकली कोई इमरजेंसी बनती है तो उस समय उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। ये तमाम जानकारियां इससे जुड़ी मैंने आपके सामने रखी हैं। रजा अब्बास इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
रजा, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बहुत बड़ी ताकत है। किस तरह से एयरफोर्स को और प्रबल बनाया जा रहा है और ताकत दी जा रही है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब सारी हमारी जो सेनाएं हैं वो पूरी तरह से ताकतवर हो रही हैं। देखिए शीतल, हम आपको एक बात बता दें कि बहुत अहम है ये, और सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह की उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे अहम चीज है कि नाइट लैंडिंग सबसे बड़ा ये एक्सप्रेसवे है जो नाइट लैंडिंग को लेकर पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे में इस तरह की चीजें पाई गई हैं। 3.50 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली हवाई पट्टी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार देश में प्रथम गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह से नाइट लैंडिंग का जो सिस्टम है ये पहली बार देखने को मिलेगा। चारों तरफ इसमें बिजनेस हब, उद्योग डेवलप किया जाएगा ताकि यंगस्टर्स, नौजवानों को जोड़ा जाए और वहां पे ये पूरा एक नया शहर डेवलप किया जाएगा। एक तरह से नए विजन के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। बिल्कुल रजा, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार की ये कामयाबी हो, लेकिन इसका फायदा पूरे देश को होगा आने वाले समय में। जाहिर सी बात है कि जो इस तरह की लैंडिंग का सिस्टम है वो अमेरिका में है, यूरोप में है, कि बाई चांस अगर आपका मुल्क वार में जाता है तो एक एयरक्राफ्ट की लैंडिंग भी ना यूज की जाए, वायुसेना की लैंडिंग या एयरपोर्ट की लैंडिंग ना यूज करके और डिफरेंट डिस्टेंस पे भी लैंडिंग का प्रोविजन हो। तो ये सिस्टम, ये निजाम जो है हमारी वायुसेना को बहुत मजबूत करता है। और इस तरह से ये जो विजन है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई थी और इसमें बाकायदा 2012 से जो है इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, मगर जो स्ट्राइक थी उसको जो आगे बढ़ाने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया कि इस तरह के एक्सप्रेसवे पे अगर लैंडिंग प्रोसेस रहेगा तो कोई भी वायुसेना का प्लेन कभी भी लैंड कर सकता है इमरजेंसी में। और देश को जो सुरक्षा को लेकर वायुसेना काम करती है वो कहीं पे भी तत्पर होकर मौजूद रह सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा, ये जानकारी आपने पहुंचाई और बहुत महत्वपूर्ण बातें। और ये एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, क्योंकि वायुसेना के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना और उनको मजबूत करना, सशक्त करना, और इसका साथ साथ वहां पर जो बिजनेस हब बनेगा जहां पर हजारों लाखों युवाओं को रोजगार के जो दरवाजे हैं वो भी खुलेंगे। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होनी है, शाम 4 बजे ये समय तय किया गया है। 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक करेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। अलग अलग पहलुओं पर इस मीटिंग को रखा गया है, अलग अलग बिंदु इसमें रखे गए हैं जिन पर चर्चा संभव मानी जा रही है। पहलगाम हमले को लेकर इसमें मंथन हो सकता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और जाति जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। ये दो बड़े ऐसे पहलू हैं जिन पर आज बातचीत हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। ये कांग्रेस बहुत बड़ी बैठक आज करने जा रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक होती है और जो फैसला इसमें लिया जाता है वो कांग्रेस के लिए आखिरी फैसला होता है। ये भी वजह है कि देश में इस वक्त जो वर्तमान हालात बने हुए हैं, सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं या भारत पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है उसमें विपक्ष ने अभी तक सहयोग किया है और हो सकता है इसको लेकर भी आज बातचीत हो, सभी नेताओं में बातचीत हो और कोई फैसला निकलकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो, क्योंकि सभी इसमें बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे, शामिल रहेंगे। उज्जवल हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उज्जवल, जरा बताइएगा, आज कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली है, 4 बजे का समय निर्धारित है। जाहिर सी बात है 2 ऐसे बड़े मुद्दे अभी तक निकल कर आए हैं जिसमें जातिगत जनगणना हो या फिर पहलगाम का मुद्दा हो। बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ पहले जो है आप दर्शकों को जानकारी दें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो ये बॉडी होती है कांग्रेस की, ये सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है। इसी बॉडी के अंतर्गत जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी फैसला होता है उस पर आखिरी में मोहर यही कमेटी जो है वो लगाती है। इसमें तमाम बड़े चेहरे होते हैं, इसमें सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यानी आप कांग्रेस पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व का नाम लेंगे, बड़े चेहरे का नाम लेंगे, वो इस बैठक में जो है वो मौजूद रहते हैं, इस कमेटी के अंदर होते हैं, ताकि जो फैसला लिया जाए वो इन सभी के रजामंदी से, इन्हीं सभी की जो राय लेके जो है
वो लिया जाए। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, वो जब पहलगाम हमला हुआ था उसके अगले दिन जो है हुई थी, 23 अप्रैल को हुई थी, जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन देने के लिए जो बात है वो कांग्रेस पार्टी ने कर दी थी। और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा जो है वो की बच्चों को जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। और राहुल गांधी भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो जो है वो सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं, बस सरकार जो है वो सख्त एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले। और इसी कड़ी में अगर आप आज देखेंगे, हमारे सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, पुख्ता जानकारी है कि आज शाम 4 बजे जो है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जो कि कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहां पर आयोजित हो रही है ये बैठक। और तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं कांग्रेस कमेटी के उज्ज्वल, कमेटी में है। क्या कोई सुझाव, क्या कोई राय जो है वो कांग्रेस की तरफ से रखी जा सकती है सरकार के सामने पहलगाम मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, इसमें जो लगभग जो प्रस्ताव पास होने वाले हैं वो 2 प्रस्ताव पास होने वाले हैं। पहला प्रस्ताव होगा जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उस पर जो है वो सरकार कड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ले। ये जो प्रस्ताव है इसमें पास होने के पूरे जो चांसेस है वो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें वो पहला प्रस्ताव होगा जो वर्किंग कमेटी के अंदर रखा जाएगा, जिस पर जो है वो चर्चा होगी। दूसरा प्रस्ताव होगा जिस तरीके से जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी लगातार बात कर रहे थे, केंद्र सरकार ने उसको मान लिया है, तो उसकी जो है वो समय सीमा नहीं बताई गई। राहुल गांधी ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि आपने अनाउंस तो कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई कि कब तक होगा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी पहुंचाई और ये महत्वपूर्ण बात कही। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक सीएम ने पीएम मोदी पर बयान दिया है। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, मोदी लगातार अपने वादे तोड़ रहे हैं, सीएम ने कहा है। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह बयान, पीएम झूठ बोलकर भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं, ये कर्नाटक के सीएम ने कहा है। हुबली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा बयान देकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कर्नाटक सीएम ने पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा और कहा कि मोदी लगातार लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं, उनके वादे किए हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हुबली में जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी लगातार अपने वादे तोड़ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। पीएम झूठ बोलकर भारतीयों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। सीएम सिद्धरमैया ने कहा है, हुबली में जनसभा को संबोधित किया, उसी समय प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। केंद्र सरकाರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದಂತ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आपने सुना, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे हुए हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है और इन सब के बीच हम न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंगम डीप वाटर सी पोर्ट है। मैं केरला के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപാരമായ സാധ്യതകളുള്ള
വിശാലമായ സമുദ്രം, മറുഭാഗത്ത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വാർന്നൊഴുകുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ. ഇതിനിടയിൽ ഇന്ന് ന്യൂ ഏജ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ മാതൃകയായി ഈ വിഴിഞ്ഞം ഡീപ്പ് വാട്ടർ സീപോർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്കും ദേശവാസികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. साथियों, इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है. अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी. यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे. अभी तक भारत का 75% ट्रांसपोर्ट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था. इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है. ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है. अब देश का पैसा देश के काम आएगा. जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा. സുഹൃത്തുക്കളെ, 8,800 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഈ പോർട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ് നിലവിലുള്ള ക്ഷമതയിൽ നിന്നും വരും കാലത്ത് 3 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിലൂടെ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനാകും. ഇതുവരെ 75%-ലധികം ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള പോർട്ടുകളിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഈ കാരണത്തിന്, ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇനി മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ഇനി രാജ്യത്തിന്റെ പൈസ നമുക്ക് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടും. പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്ന പണം അത് കേരളത്തിനും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനും അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കും പുതിയ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടും. साथियों, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है. एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था. उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त केरल में हैं और संबोधन कर रहे थे. अब आपको पंचकुला लिए चलते हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और उनका वहां पर सम्मान भी किया गया है. इस बात का परिचायक है कि ये हमें नई दिशा, नया जोश देगा. मैं अब निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी कृष्ण लाल जी को एक पुष्प गुच्छ देके चेयरमैन साहब अभिनंदन करेंगे. मैं ये भी निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी गंगवा साहब को भी आप एक पुष्प गुच्छ देके उनका अभिनंदन करेंगे. तालियों की आवाज लगातार रहनी चाहिए. ये आपके जोश और इस उत्साह का परिचायक है कि आप इस सभागार में उपस्थित हैं. मैं अब माननीय मुख्य अतिथि को निवेदन करूंगा कि वो एक दीप को प्रज्वलित करके आज की इस पावन समय को शुरुआत करें. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बृहद अरण्यक उपनिषद असतो मा सद्गमय का संदेश हम सबको दें. सर, इस अथॉरिटी के गठन के पीछे जो आपकी बहुत बड़ी सोच है वो दिखाती है कि हम हरियाणा को नए आयाम देना चाहते हैं.
पंचकुला से देख रहे हैं नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और अभी फिलहाल वहां पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये पहले ही दीप प्रज्वलित वहां पर किया, उनका सम्मान भी किया गया, स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया है। ये कार्यक्रम जो है ये पंचकुला में इस वक्त चल रहा है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हरियाणा के रोजगार के लिए और हरियाणा के किसान, हरियाणा के जवान, हरियाणा के पहलवान तक जो है वो कहीं ना कहीं उनको कैसे मजबूत करना है, उसको लेकर काम हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।